हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 है। ठीक है, तो हमने पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। ठीक है, और आपको बताना चाहूँगी, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था केंद्र सरकार और संघवाद, ठीक है, उसके ही कुछ पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो बिना टाइम जाए करें, हम चलो पढ़ाई में ध्यान देते हैं। देखिए, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। ठीक है, कोई भी राज्य हो, उस पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी भी राज्य में उनका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। ठीक है, वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम परिवर्तन कर सकती है। किसका अधिकार है? संसद ये सब कर सकती है। ठीक है, इस शक्ति का दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में प्रारंभिक राज्य की विधानमंडल का विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। ठीक है, देखिए, संसद, इसमें यह बताया गया कि कोई भी राज्य हो, उस पर किसका नियंत्रण होता है? उस पर नियंत्रण होता है संसद का। ठीक है, और संसद उसका नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमाएं बदल सकती है, किसी राज्य को बांट सकती है, दो से अलग कर सकती है, और मिलाकर एक राज्य का निर्माण भी कर सकती है। किसको अधिकारी है? संसद को। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। हमने आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, संविधान केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने को कुछ आपातकालीन प्रावधान है। ठीक है, जो लागू होने से हमारे संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देती है। ठीक है, आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषय पर लागू कानून बना सके जो राज्यों के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। देखिए, जो अधिकार है, देखिए, ऐसा है कि जो आपातकाल जब होता है, इमरजेंसी जब लगती है, तो उसमें सारी शक्तियाँ किसके पास में चली जाती है? केंद्र सरकार के हाथ में। ठीक है, उस टाइम हमें जीवन जीने का जो अधिकार, वो हक भी हमारे से छीन लिया जाता है। किस टाइम पे? इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो केंद्र सरकार है, वो क्या करती है? वो अपने हिसाब से कानून बना सकती है। ठीक है, अब कानूनी रूप से कुछ भी करना हो, वो कानूनी रूप से कोई भी आपातकाल लागू कर सकते हैं जब उसे ज़्यादा समस्या लगे हो। जैसे मान लीजिए कोरोना आया है, तो इस टाइम लॉकडाउन लग रहे हैं। लॉकडाउन भी एक समझ लो आपातकाल की तरह है। जैसे घर से बाहर नहीं निकलने जा रहा, कोई दुकान बंद, सब दुकानें बंद है, बाहर जाओ तो पुलिस वाले मारते हैं। यही ऐसा ही होता है आपातकाल में। इतना समझ में आ गया? देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। सामाजिक स्थिति को केंद्र सरकार की अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियों या उत्तरदायी है। सबसे पहले तो ये आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार की नियंत्रण है। कुछ प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं। ठीक है, और अनेक राज्यों के अनुदानों और वित्तीय सरकार के लिए केंद्र के श्रमिक है। दूसरी तरफ से स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए योजना का साधन के रूप में अपनाया गया। ठीक है, देखिए, ये है कि देखिए, इसमें ये बताया गया जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद कौन कौन से नियम कानून बनाए गए आर्थिक प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नियोजित कारण के आर्थिक फैसले लेकर ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमट गई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोजन राज्यों के संसाधन प्रबंध निगरानी करता है। ठीक है, इनके अलावा केंद्र सरकार अनेक विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान का ऋण दे सकती है। अब वो राज्य का अनुदान भी दे सकते हैं। कौन दे सकता है? केंद्र सरकार की बात, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? केंद्र सरकार की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य संसाधनों का यह विवरण
असंतुलित माना जाता है और सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जा सकता है कि वह विरोध दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण सेवा अपनाती है। ठीक है, किस पे आरोप लगा सकते हैं? ये हम केंद्र सरकार पर आरोप लगा सकते हैं, राज्य सरकार पर। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि राज्यपाल को यह राज्य शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा को भंग करने के खिलाफ राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों को भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधान परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, 1950 से 1960 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। किसने रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इस दौरान केंद्र और राज्य में कांग्रेस का वर्चस्व था। नए राज्यों का गठन तथा मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शक्तिपूर्ण और राज्य सामान्य है। ठीक है, राज्यों को आशा थी कि केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों को विकास कर सकते। ठीक है, इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाए गए नियमों और कानूनों को भी राज्यों के काफ़ी आशा बधी थी। ठीक है, किसकी बात हो रही है? नेहरू जी की बात हो रही है। जब उन्होंने 1950 में जब वित्तीय अनुदान मिला था, वो आशा लगा रहे थे कि वो किस तरह से उसका प्रयोग करेंगे ताकि हमारे देश का विकास हो सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है स्वसत्ता की मांग। ठीक है, अब स्वसत्ता की मांग किस तरह से हुई और किन किन राज्यों में हुई? ठीक है, देखिए, समय पर अनेक राज्यों के राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वसत्ता की मांग उठाई ली, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वसत्ता की मांग अलग अलग मतलबों से हो सका। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा स्वसत्ता की मांग में देखिए, कभी कभी इन मांगों को पीछे यह इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन के राज्यों के पक्ष में बदला जाए और राज्यों को तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिया जाए। देखिए, इसमें ये कहा गया है जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो राज्यों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए मांग किया जाता है। ठीक है, देखिए, समय पर अनेक राज्य और दलों को स्वसत्ता की मांग की है। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये कहा गया है कि देखिए, ये मांग क्यों होता है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि ये मांग क्यों होता है। ये कभी ऐसा होता है कि राज्यों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए राज्यों को, ठीक है, केंद्र की बात नहीं हो रही, राज्य की बात है, राज्यों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए कभी कभी ये मांग उठाई जाती है। कई बार ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, एक अन्य मांग यह है कि राज्यों को आय के स्वतंत्र साधन होना चाहिए और संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, देखिए दूसरी मांग क्या थी? दूसरी मांग ये है कि मतलब कि उनका नियंत्रण जो हो उनकी आय पे हो, स्वतंत्र साधन पर हो। ठीक है, इसलिए क्या होता है, उसे वित्तीय आय भी कहते हैं, स्वतंत्रता भी कहते हैं। देखिए, जो मतलब कि यानी जो राज्यों को आय से लेकर या साधन से संबंधित जो स्वतंत्रता की मांग उठती है उसको वित्तीय स्वतंत्रता भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, 1997 में पश्चिमी बंगाल की वामपंथी सरकारों ने केंद्र राज्यों का संबंधों को पूर्ण परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वतंत्रता की मांगों में ज़्यादा वित्तीय अधिकारी हासिल करने की मंशा छुपी थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट वो था कि जैसे राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया जाता है कि मांग उठाई जाती है। दूसरा, वित्तीय के लिए वित्तीय के लिए कभी कभी उठाई जाती है मांग, और जो वित्तीय के लिए उठाई जाती है उसे वित्तीय सहसत्ता कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट चलते हैं हम
स्वसत्ता की मांग तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, विभिन्न राज्यों के प्रशासन तंत्र पर केंद्र का नियंत्रण नाराज रहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो प्रशासनिक शक्तियां होती है उस पर भी किसका नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार का। ठीक है, और जो उनके जो राज्य के पक्ष में जाती है उनसे क्या होता है, केंद्र सरकार नाराज होती है। आपने एक कहा, देखिए अब अक्सर सुना होगा कि अभी केंद्र सरकार में कौन है, हमारी केंद्र सरकार में मोदी सरकार है। ठीक है, और राज्य में कौन है, राज्य में दिल्ली में देखिए केजरीवाल है। केजरीवाल तो होता क्या है, केजरीवाल जी हमेशा एक बार कई बार ऐसा उनके डायलॉग सुना होगा कि मेरी औकात एक पेन खरीदने की भी नहीं है। क्यों कहते हैं वो बात, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो शक्तियाँ है वो केंद्र के हाथों में है, राज्य के नहीं। ठीक है, अब केंद्र के हाथों में होने की वजह से बहुत सी जो कानून राज्य लागू करते हैं, अगर केंद्र मना कर दिया तो वो कानून पास नहीं होगा, ऐसा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी कुछ टाइम पहले एक और घर घर राशन का एक कानून हुआ था, जो केजरीवाल ने अपील की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे मना कर दी। तो यानी ये किसकी केंद्र सरकार की क्या थी, शक्तियां थी, उसके प्रति, राज्य के प्रति शक्तियां थी, ताकि अगर राज्य केंद्र ने मना कर दिया तो वो उसे लागू नहीं कर सकते। आगे देखिए, आगे हमारा जो है राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। देखिए जो राष्ट्रपति शासन है यानी आपातकाल, ठीक है, आपातकाल जो हमारा होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, 3 तरह का होता है। पहला जो होता है वो राज्य में लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो देश में लगाया जाता है। ठीक है, तीसरा जो है वो वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, तो हमारे देश में एक बार जो देश में लगाया जाता है यानी 352, ठीक है, 352 जो है वो राज्यों में कई बार लग चुका है। 360 जो है वो राज्य में एक बार लगा है। ठीक है, और जो वित्तीय आपातकाल है वो राज्य हमारे देश में कभी नहीं लगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो देखिए हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, राज्यपाल की भूमिका वो होती है जैसे कि राज्य में क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री होती है, अगर वो क्या करता है कि वो अपना इस्तीफा देगा ना, तो वो किसको देगा, वो देगा राज्यपाल को। ठीक है, इतना समझ आ गया। देखिए मैंने आपको इतना समझा दिया, अब आगे पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्य के बीच हमेशा ही विवाद तथा विषय रही है। राज्यपाल के निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता। ठीक है, अधिकतर राज्यपाल सेवावृत्त सेना अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिक हुए हैं। ठीक है, इसका कहना मतलब ये है कि देखिए जो राज्यपाल है, जो मुख्यमंत्री होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा। किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा। लेकिन जो राज्यपाल है वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। ठीक है, वो अपना राजनीतिक या सेवाकृत के रूप से सैन्य अधिकारी के रूप से वो पद पे व्याप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। ठीक है, क्या कैसे होती है, वो केंद्र सरकार करती है, ना कि प्रधानमंत्री या ना कि राज्य जनता द्वारा या फिर मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य के सरकार को के कार्यों में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जो राज्य का काम होता है उसमें हस्तक्षेप कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया है, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो काम किसके लिए करेगा, वो केंद्र सरकार के लिए करेगा। अगर राज्य में जो है मुख्यमंत्री, ठीक है, तो अगर वो इस्तीफा देगा तो वो किसे देगा, राज्यपाल को ही देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, जब केंद्र और राज्य अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं और तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। देखिए मान लीजिए कि राज्य में जो है
मान लीजिए राज्य में हमारा केजरीवाल जी है और जो हमारे केंद्र सरकार है वो है बीजेपी, ठीक है, बीजेपी है इस वक्त, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, विवाद होता रहता है। ये देखा जाता है, क्यों देखा जाता है? क्योंकि ये इन दोनों में अलग अलग राज्यों अलग अलग दलों का शासन है, ठीक है। तो अलग अलग दलों का शासन है, तो जो राज्यपाल होगा आई होप वो केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त किया उसने किया होगा, ठीक है। अब नियुक्त वो, अब मान लीजिए कि मेरे बीजेपी का दल है तो वो क्या करेगा? बीजेपी को ही चुनेगा, ना कि वो किसी और के दल को चुनेगा। क्यों? ऐसा तो नहीं कर सकता ना, वो अपने ही दल को सब चुनते हैं। तो इसलिए क्या होता है, विवाद इसमें होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों पर पड़ताल करते हुए केंद्र सरकार द्वारा और 1983 में एक आयोग बनाया गया, ठीक है। इस आयोग को सरकारिया आयोग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में आता, एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है कि जो सरकारिया आयोग है क्या काम करता है, ठीक है, और कब ये लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इस आयोग को 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश दी गई थी कि राज्यपाल को नियुक्ति निर्वाचित तथा निष्कर्ष होकर जानी चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि केंद्र सरकार की बात है या राज्य सरकार की बात माने, वो निष्पक्ष रूप से, जैसे हमारा न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से फैसला लेता है, उसी तरह से इसमें भी फैसला लिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे देखिए, संविधान में सर्वाधिक विवादित प्रावधानों से एक अनुच्छेद 356 यानी आपातकाल, इसके द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करा जा सकता है। इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी की बात हो रही है। 356 जो है वो राज्य में लगती है, ठीक है, और 352 जो है वो पूरे देश में लगती है, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रावधान को किसी भी राज्य में लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ठीक है, इस राज्य का शासन इस संविधान के संबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार के अधिग्रहण कर लेती है। इस राज्य पर राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा को संसद को स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया, आपातकाल लग गया था, उस पर जो भी काम कार्यभार होगा वो कौन करेगा? वो करेगा केंद्र सरकार। कौन करेगा? केंद्र सरकार, ठीक है, राज्य सरकार नहीं करेगा, ठीक है। यही बात इसमें बताई गई। आगे देखिए, राष्ट्रपति शासन का अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब उनका जो शासन है, ये शासन बढ़ाया भी जा सकता है और इसको कम भी किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन ये हमने पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य की सरकार को बर्खास्त करे, ठीक है। किसको अधिकार है? ये राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। मैंने बताया ना कि अगर राज्यपाल अपनी राज्य की सरकार होती है, अगर वो अपना इस्तीफा देगी तो किसे देगी? वो राज्यपाल के हाथ में देगी, ठीक है। आगे देखिए, तथा राज्य के विधानसभा के निर्मित या विघटित करने के अनुशासन कर सकती है, ठीक है। इसमें अनेक विवाद पैदा हुए। कुछ मामलों में राज्य सरकार को विधायिका में बहुमत होने के बाद बर्खास्त कर दिया गया। किसने किया? राज्यपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1959 में केरल और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा की बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। अब बहुमत मिले ना मिले, उनको इन सालों में उनको बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति लागू करने के निर्णय में संवैधानिक
पड़ताल न्यायालय कर सकती है। ठीक है, न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक जांच पड़ताल हो सकती है जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो। ठीक है, आगे देखिए हमारा लास्ट टॉपिक नवीन राज्यों की मांग। देखिए इस नवीन राज्यों की मांग यानी नए नए राज्यों की मांग। ठीक है, तो अब मैं आपसे इस वीडियो का पहला सवाल है कि कौन से सन में यानी सबसे पहला राज्य की मांग जो की गई थी वो कौन सी थी। ठीक है, और वो कौन से ईयर में लागू मतलब कि नया राज्य बन चुका था। ठीक है, आपका पहला सवाल ये है, जवाब आपको लिख के देना है। पहला सवाल ये है कि कौन सी राज्य थी जो भाषा के आधार पर क्या हुई थी, नवीन राज्यों की मांग हुई थी। भाषा के आधार पर 2 राज्य अलग हुए थे। ठीक है, और वो कौन से सन में हुई थी आपको ये बताना है। ठीक है, और उसके बाद हम जानते हैं, देखिए संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों की संगठन की मांग को लेकर तनाव राष्ट्र आंदोलन के अखिल भारतीय राष्ट्र आंदोलन को ही नहीं बल्कि समान भाषा क्षेत्र में संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया। ठीक है, हमारा राष्ट्रपति आंदोलन लोकतंत्र के लिए एक आंदोलन था। ठीक है, राष्ट्रपति आंदोलन के दौर में यह भी किया गया कि असंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य था वो कौन सा बना था। ठीक है, आगे देखिए इसमें से स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर, ठीक है, नवीन राज्यों की मांग उठी। 1954 में राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जिसमें प्रमुख भाषाई समुदाय के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। आपको बताना है कौन से सन में भाषा के आधार पर नया राज्य बना था। ठीक है, पहला सवाल है आपका ये इस वीडियो का, इस चैप्टर का। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो अब मुझे पहले कमेंट करके दे दीजिएगा, अगले वीडियो में आपको बता दूंगी कि किसका जवाब सही था। ठीक है, तो अब पढ़ाई में ध्यान रखिए। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे, तब तक के लिए बाय। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।